जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल पीसीएस विद चौहान। गाइस, मेरा नाम है कीरत चौहान। यहाँ हम कर रहे हैं घटना चक्र की सामान्य भूगोल की किताब, जिसमें हमारा चल रहा है विश्व का भूगोल यानी कि वर्ल्ड ज्योग्राफी। तो दोस्तों, अभी जो हम करने जा रहे हैं वो है चैप्टर नंबर 48। इसमें देखिए 3 पार्ट हैं, ठीक है। तो अभी हम पार्ट 1 करेंगे, पार्ट ए करेंगे, और पार्ट ए भी काफ़ी बड़ा है, ठीक है। कम से कम कुछ नहीं तो 20-22 पेजेस का है। तो देखिए इसमें लगेगा टाइम, ठीक है। जो हमारा चैप्टर है 48 वो है आर्थिक भूगोल। आर्थिक भूगोल का जो पार्ट ए है वो है हमारा कृषि एवं पशुपालन। चलिए अभी समझेंगे, इंडेक्स देखेंगे। तो गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आएगी ना तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करके जो बताइएगा कैसी लगी, एंड शेयर करिएगा अपने दोस्तों में जिसको ज़रूरत है इसकी। एंड गाइस, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिएगा। तो दोस्तों, ये है आपका इंडेक्स। दोनों साइड देखते हुए चलिए कि हम लोगों ने कौन कौन से टॉपिक कर लिया। ऑलमोस्ट हमारी जो किताब है वो हो गई है कंप्लीट, थोड़े टाइम में पूरी हो जाएगी। कभी कभी गाइस मेरी वीडियो नहीं आती है। देखिए मेरा सिर्फ एक ही रीज़न है, वो है मेरा छोटा सा बेबी, ठीक है। बेबी जो अभी बहुत छोटे हैं, यानी कि 7 मंथ्स के भी नहीं हुए, होने वाले हैं। तो उनकी वजह से कभी कभी ऐसा हो जाता है, टाइम नहीं मिलता है। फिर अपनी फैमिली भी है, वो सब देखना होता है, इस वजह से टाइम नहीं मिल पाता। तो थोड़ा सा मेरी जो स्पीड है वो है स्लो। तो चलिए, तो अभी जो फिलहाल हम बात करने जा रहे हैं वो है चैप्टर नंबर 48 की, यानी कि आर्थिक भूगोल। अभी इसका पहला पार्ट है कृषि एवं पशुपालन। देखिए कितना बड़ा है। अब अप्रॉक्स ये कितने पेजेस का हो गया, 17-18 पेजेस का हो गया। तो गाइस इसमें लगेगा थोड़ा सा टाइम, 1-2 पार्ट में कंप्लीट होगा। तो इसके बाद भी देख सकते हैं कि कौन कौन से चैप्टर हैं जो अभी बचे हुए हैं, और ये ऑलमोस्ट कंप्लीट ही है बुक हमारी। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। तो गाइस, जो स्टूडेंट्स नए हैं, मतलब जो बच्चे नए हैं, मेरी वीडियोस पहली बार देख रहे हैं, तो उनको मैं बता दूं कि आप लोग चैनल की प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको घटना चक्र के बाकी सब्जेक्ट्स भी हैं जो हमारे मतलब बाकी सब्जेक्ट्स की जो घटना चक्र है उसके भी जो है वीडियोस आपको मिल जाएंगे। तो प्लेलिस्ट में जाके आप लोग देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं। चलिए फिर हम स्टार्ट करते हैं आर्थिक भूगोल। तो इसमें पहला जो चैप्टर मतलब पार्ट है वो है कृषि एवं पशुपालन। तो देखिए बहुत इसमें समझाने जैसा कुछ नहीं है, ठीक है। थोड़ा बहुत समझाने वाली बात होगी वो मैं समझा दूँगी, बाकी इसमें समझाने जैसा बहुत ज़्यादा नहीं होता है, ठीक है। इसमें लिखा है देखिए, धान्य फसलें मानव के भोजन का प्रमुख स्रोत है, ठीक है। इसमें मुख्य फसलें कौन कौन सी हैं, यानी कि इसने कहा जो धान्य फसलें हैं वो कौन कौन सी है। एक होगी चावल। नॉर्मली आप चावल खाते हैं, ये उत्तर भारत के लोग भी और दक्षिण भारत के लोग तो कुछ ज़्यादा ही खाते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ गेहूँ हो गया, आपका मक्का है, जौ, बाजरा, चना, अरहर, मूंग, ये सब। देखिए इसमें रटने वाली चीज़ें ज़्यादा हैं, तो रटिएगा। अब इसमें लिखा है विश्व स्तर पर क्या है, मानव के भोजन में गेहूँ और चावल की प्रधानता है। तो मतलब सबसे ज़्यादा क्या, गेहूँ चावल। चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे चावल की। अब एक एक करके ना इन सब की हम बात करेंगे, ठीक है। तो जैसे हम बात करेंगे चावल की, तो चावल के लिए नॉर्मली आप जानते होंगे कि क्या है कि आर्द्र, उपोष्ण और क्या है, उष्ण जलवायु का पौधा है ये, ठीक है। तो ये आपको भारत में मिल जाएगी। उष्ण जलवायु और क्या है, आर्द्र उपोष्ण, मतलब बहुत सारी चीज़ें अपने से रिलेट करके देखिएगा कि जहाँ आप रहते हैं वहाँ का टेम्परेचर क्या है, वहाँ वर्षा क्या है, वहाँ कैसा रहता है जो है मौसम है, उस हिसाब से आप देखते हुए चलेंगे तो ईजी हो जाएगा याद करना। अब लिखा है कि इसलिए विश्व आर्द्र क्षेत्रों में इसका जो है सर्वाधिक उत्पादन होता है। मतलब आर्द्र क्षेत्र जहाँ पे क्या है, नमी वर्षा ज़्यादा हो, ठीक है, पानी मिले अच्छा खासा। हालांकि सिंचाई द्वारा ये जो है शुष्क क्षेत्रों में भी ज़्यादा, मतलब इसने कहा कि एक ऐसी जगह जहाँ पे नदी है, आर्द्रता है अच्छी खासी है, वहाँ पे तो ये होता ही है, ठीक है। और जो शुष्क क्षेत्र हैं जहाँ पे ये वर्षा वर्षा या नमी पानी कम मिलेगा, वहाँ पे भी हो सकता है। उसमें उसमें हमें क्या यूज़ करना होगा, सिंचाई की आवश्यकता पड़ेगी। फिर लिखा है अधिकांश चावल क्षेत्रों में जो है अधिकांश चावल क्षेत्रों में चावल जो है खरीफ फसल है। मतलब इसका खरीफ फसल है, ये नवंबर और दिसंबर में काटी जाती है। देखिए बोई कब जाती है, जब वर्षा का टाइम होता है, राइट। बारिश के टाइम में बोई जाती है और नवंबर दिसंबर में इसे काट दिया जाता है, ठीक है। यानी कि ये कौन सी फसल है, खरीफ फसल है, तो याद रखिएगा। फिर इसमें लिखा है परंतु जावा में चावल की जो फसल है, जावा इंडोनेशिया में, ठीक है। इंडोनेशिया में देखिएगा चावल अच्छा खासा होता है, तो इंडोनेशिया जावा में जो है चावल की फसल अप्रैल में काटी जाती है, ठीक है। इसमें लिखा है तमिलनाडु में उत्तर पूर्वी मानसून की जो है वर्षा के कारण अप्रैल मई में भी जो है चावल की फसल काटी जाती है। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे जब हमारा भारत है गाइस, ये हमारा सपोज भारत है, ठीक है। तो ऐसे करके हमारा भारत, तो जब तमिलनाडु की अगर हम बात करें तो तमिलनाडु इस साइड है। तमिलनाडु में वर्षा कब होती है, तमिलनाडु में वर्षा होती है सितंबर, अक्टूबर, नवंबर ऐसे टाइम पे। कब, जब हमारा जो है मानसून ऐसे करके लौट रहा होता है, और फिर ये बे ऑफ बंगाल से वर्षा मतलब नमी लेता है, नमी लेने के बाद जो है तमिलनाडु में वर्षा कर देता है। तो यहाँ पे क्या बोला मैंने, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर के टाइम पे वर्षा होती है। तो जब वर्षा उस टाइम होगी तो उस टाइम आप क्या है, चावल को बो सकेंगे। और काटेंगे कब, अप्रैल में आप काट देंगे, ठीक है। तमिलनाडु की बात करें। और जावा में भी इसने क्या बोला, जावा इंडोनेशिया में भी कब काट रहे हैं आप चावल को, अप्रैल में। अब इसने कहा जो अंतर्राष्ट्रीय धान जीन बैंक, अंतर्राष्ट्रीय चावल शोध संस्थान लॉस ब्नोस फिलीपींस में स्थापित
किया गया है। क्या? अंतर्राष्ट्रीय चावल जीन बैंक और अंतर्राष्ट्रीय चावल शोध संस्थान। कहाँ पे? फिलीपींस में। ठीक है, लॉस बेनोस फिलीपींस में स्थापित है। इसने लिखा कि ये इसको इंग्लिश में मतलब IRRI, ठीक है, IRRI की स्थापना जो है 1960 में की गई थी। अब चलिए, इसने कहा कि चीन में जो है संकर धान क्या होता है गाइस? जैसे दो धान की किस्में हैं, ठीक है, इन दोनों को मिला के, इन दोनों देखिए दो अच्छी अच्छी हमने किस्में ले ली और इन दोनों को मिला के हमने एक चावल की नई किस्म बना दी, तो ये संकर प्रजाति है। तो वही लिखा है कि चीन में जो है संकर धान की खेती सर्वाधिक लोकप्रिय है। ठीक है, तो इसमें लिखा है चीन में धान के अंतर्गत कुल क्षेत्रफल के आधे से अधिक पर संकर धान की खेती की जाती है। मतलब इसने कहा कि अगर ये है आपका चीन, तो मान लीजिए कि धान इतने में होता है, ठीक है, इतने एरिया में धान होता है, इस वाले एरिया में, तो इसने कहा आधे से अधिक पर सिर्फ और सिर्फ हम किसकी खेती करते हैं? धान की खेती करते हैं। तो वैसे चीन की बात कर रहे थे हम। अब देखिए यहाँ पे लिखा है FAO यानी कि खाद्य एवं कृषि संगठन की सांख्यिकी विभाग के वर्ष 2019 के आंकड़ों के अनुसार भारत में चावल की कृषि के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र है। मतलब इसने कहा कि जो भारत में कृषि होती है तो चावल की कृषि सबसे ज़्यादा, मतलब अगर ये भारत का एरिया है तो सबसे ज़्यादा जो कृषि होती है, मतलब क्षेत्र सबसे ज़्यादा किसको दे रखा है? हमने चावल को दे रखा है। ठीक है, जबकि उत्पादन चीन के बाद दूसरे, मतलब इसने कहा कि सबसे ज़्यादा अगर क्षेत्रफल में देखें तो भारत है, फर्स्ट नंबर पे आ जाता है, मतलब भारत में चावल उगाते हैं। लेकिन अगर हम वहीं उत्पादन की बात करें कि हम भैया आधे भारत, मतलब आधे से ज़्यादा पे तो हम चावल उगा रहे हैं, लेकिन उत्पादन हम फर्स्ट नंबर पे नहीं है उत्पादन में। तो उत्पादन में सबसे पहले नंबर पे चावल के लिए चीन है और दूसरे नंबर पे हम हैं, यानी कि भारत है। तो चीन में चावल की कृषि के अंतर्गत जो क्षेत्रफल है कम होने के बावजूद भी जो है उत्पादन ज़्यादा होने के कारण इसका जो है लगभग पूरा चावल का क्षेत्र जो है सिंचित होना है। ठीक है, जबकि भारत का लगभग आधा चावल क्षेत्र ही सिंचित है। मतलब इसने कहा जो सिंचाई की अगर हम बात करें, मतलब इसने कहा कि जो देखिए भारत में क्षेत्रफल कितना है? 43 मिलियन हेक्टेयर है। चीन में कितना है? 29 मिलियन हेक्टेयर है। ठीक है, लेकिन फिर भी चीन में उत्पादन ज़्यादा है, ठीक है, भारत से, क्योंकि भारत में जो है आधा चावल क्षेत्र ही सिंचित है। और अगर हम चीन की बात करें तो चीन में अगर बात करें तो उसका क्या है? पूरा चावल का जो क्षेत्र है वो सिंचित है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। इसमें लगा खाद्य एवं कृषि संगठन यानी कि FAO के 2019 के आंकड़ों के अनुसार विश्व में चावल के 5 शीर्ष उत्पादक देश, मतलब इसने बोला कि 2019 के आंकड़ों की अगर बात करें तो चावल के टॉप 5 कंट्रीज जो उत्पादन करती है वो कौन कौन सी है? तो फर्स्ट नंबर पे है चीन, सेकंड नंबर पे है इंडिया, थर्ड नंबर पे है इंडोनेशिया, फोर्थ नंबर पे है बांग्लादेश और फिफ्थ नंबर पे है वियतनाम। ठीक है, तो ये रट लीजिएगा इस चाइना, फिर चाइना के नीचे भारत, भारत के पड़ोस में थोड़ा सा दूर इंडोनेशिया, फिर वहीं पे बांग्लादेश और वियतनाम। मतलब ये सारी की सारी जो है ना, बात हम कर रहे हैं एशिया में। ठीक है, तो ये सारी की सारी जो देश हैं वो एशिया में ही आ जाएगी। अब इसमें लिखा है कि हमने बात करी उत्पादक, शीर्ष उत्पादक। ठीक है, अब इसमें लिखा है FAO 2019 के अनुसार जो है विश्व में सर्वाधिक धान उत्पादकता जो है ऑस्ट्रेलिया की हो गई है। ठीक है, 2019 सर्वाधिक धान उत्पादकता ऑस्ट्रेलिया की हो गई है। तो इसमें लिखा भी है कितने हेक्टोग्राम पर हेक्टेयर, ये बता दिया इसने, मतलब एक पर हेक्टेयर में कितने हेक्टोग्राम। तो सबसे ज़्यादा किसकी है? आपकी ऑस्ट्रेलिया। मत ये सब रटने पड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है गाइस, बस ये क्या है, धान उत्पादकता सबसे ज़्यादा ऑस्ट्रेलिया की। मतलब इसने कहा कि पर हेक्टेयर में कितने हेक्टोग्राम, ये बस इतनी सी बात करी है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। इस संदर्भ में क्या है? तजिकिस्तान का स्थान सेकंड नंबर पे आता है। तो फर्स्ट नंबर पे हमने कहा ऑस्ट्रेलिया आता है, सेकंड नंबर पे तजिकिस्तान आता है। चलिए, ये तो हो गई पूरी की पूरी कहानी, हमने पढ़ ली आपकी चावल की। तो हमने चावल में गई क्या क्या देखा, एक बार हम फिर से देखते हैं। तो गैस चावल में हमने कहा आर्द्र उपोष्ण और उष्ण जलवायु। ठीक है, खरीफ की ये फसल है। नवंबर दिसंबर में हम इसको क्या कहते हैं? काटते हैं। जावा में अप्रैल में काट रहा है, तमिलनाडु में अप्रैल में ही काट रहे हैं हम। ठीक है, क्योंकि वर्षा आपकी कब हो रही है? सितंबर अक्टूबर नवंबर टाइम, नवंबर मान लीजिए। ठीक है, अब इसने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय जीन बैंक अंतर्राष्ट्रीय चावल शोध संस्थान ये कहाँ पे है? आपका फिलीपींस, यानी कि लॉस बेनोस फिलीपींस में। तो इसने कहा कि इसकी स्थापना 1960 में हुई है। संकर धान सबसे ज़्यादा कहाँ उगाया जाता है? चाइना में उगाया जाता है। तो भारत में अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल किसको दिया गया है? चावल को दिया गया है, लेकिन उत्पादन में चीन फर्स्ट नंबर पे आता है, हम सेकंड नंबर पे आते हैं। ठीक है, अब इसने कहा कि जो क्षेत्रफल अब इसने नेक्स्ट इसने कहा कि हाँ, FAO की अगर हम बात करें तो चावल में 5 जो शीर्ष देश हैं वो कौन कौन से हो गए? फर्स्ट नंबर पे चाइना, भारत, फिर इंडोनेशिया, फिर बांग्लादेश एंड देन वियतनाम।
और अगर हम उत्पादकता की बात करें यानी कि पर हेक्टेयर में हेक्टोग्राम या फिर 100 ग्राम्स की अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा किसकी है, सबसे ज़्यादा कौन सा देश उगाता है, उत्पादक करता है, वो है ऑस्ट्रेलिया। सेकंड नंबर पे आपका आता है तजिकिस्तान, मिडिल एशिया में मिल जाएगा। इतनी सी बात है, शॉर्ट में आप चाहे तो नोट्स बना लीजिए। चलिए नेक्स्ट हम पढ़ेंगे गेहूं की बात। तो गाइस गेहूं की अगर बात करें तो गेहूं जो है आपका शीतोष्ण जलवायु का पौधा है, ठीक है, ना कि उष्ण या आर्द्र उष्ण का, ये है शीतोष्ण, मतलब थोड़ा आप कह लीजिए ठंड वाला, ठीक है। इसकी जो कृषि है सर्वाधिक, कृषि का जो विस्तार है वो है उत्तरी गोलार्ध में 60 डिग्री अक्षांश तक, दक्षिणी गोलार्ध में है 40 डिग्री अक्षांश तक। इसका मतलब ये हुआ कि जब आप पृथ्वी बनाते हैं तो पृथ्वी का उत्तरी गोलार्ध में 60 डिग्री तक और दक्षिणी गोलार्ध में 40 डिग्री तक आपको गेहूं मिल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। गेहूं के बीज क्या है, अंकुरण और प्रारंभिक विकास काल में औसत तापमान जो है 10 डिग्री सेल्सियस तथा दाना लगने के समय तापमान की क्रमिक वृद्धि होकर जो है 15 से 20 डिग्री सेल्सियस। देखिए इसने एक कहानी ये बोली है, अब हम समझते हैं कि इसने कहा जब आप गेहूं लगाते हैं ना, स्टार्टिंग में टेम्परेचर हो गया ये, ठीक है, कितना होना चाहिए, 10 डिग्री सेल्सियस तक होना चाहिए। लेकिन बाद में जब आपका दाना लगने के समय जो है टेम्परेचर कितना इसने लिखा है 15 से 20 डिग्री सेल्सियस हो जाना चाहिए, ठीक है। अब इसने कहा कि वर्षा कितनी होनी चाहिए, तो इसने कहा कि 20 सेंटीमीटर से लेकर आपकी 70 सेंटीमीटर तक की वर्षा होनी चाहिए। मतलब देखिए इसने दो बात कही, एक इसने कहा टेम्परेचर कितना होना चाहिए, तो 10 डिग्री या फिर आप कह सकते हैं बाद में 15 से 20 डिग्री सेंटीग्रेड ये होना चाहिए आपका टेम्परेचर। और वर्षा कितनी होनी चाहिए, 20 सेंटीमीटर से लेकर 17 सेंटीमीटर तक वर्षा होनी चाहिए। मतलब आप जब भी खाद इन सब की बात करेंगे, चावल गेहूँ ये जो भी अनाज वनाज की बात करेंगे ये है, तो इसमें ये पूछा जाता है कि इसमें टेम्परेचर कितना होना चाहिए, कि सही टेम्परेचर क्या होना चाहिए कि जिसमें ये जो है गेहूँ अच्छे से उगे या चावल, तो इसमें। और दूसरा बोलेंगे वर्षा कितनी होनी चाहिए, आर्द्रता भी बोलते हैं, ठीक है, बोल दिया तो ठीक है, नहीं तो ये दो चीज़ें तो इंपॉर्टेंट होती है, पता होना चाहिए आपको। तो गेहूं के लिए इसने का टेम्परेचर और गेहूं के लिए इसने का वर्षा कितनी होनी चाहिए। अब देखिए यहाँ फिर आ जाते हैं, FAO है, ये क्या है, FAO 2019 के आंकड़ों के अनुसार अगर हम बात करें कि 5 देश जो है टॉप 5 कंट्रीज गेहूं के लिए कौन कौन सी है, तो फर्स्ट नंबर पे है चाइना, सेकंड नंबर पे है भारत, थर्ड नंबर पे है रशिया, फिर USA एंड फ्रांस है, ठीक है। तो आप क्या करिएगा ना गाइस, एक नोट बनाइएगा, नोट्स, राइट। नोट्स में आप चावल के लिए लिख दीजिएगा क्या, चाइना, भारत, इंडोनेशिया, बांग्लादेश, वियतनाम, 5 कंट्रीज़, ठीक है। और फिर हम यहाँ पे लिख देंगे गेहूं के लिए। देखिए चावल के लिए भी चाइना पहले था, गेहूं के लिए भी चाइना पहले है। चावल के लिए भी चाइना भारत जो है सेकंड नंबर पे था, गेहूं के लिए भी भारत सेकंड नंबर पे, दो तो याद हो गए आपको, ठीक है। तो थर्ड नंबर पे आपको गेहूं के लिए रशिया याद रखना है, फिर आपको USA याद रखना है और फ्रांस याद रखना है। तो गाइस इतनी सी बात है, मतलब अब मेरे कहने का मतलब एक और बात बता दूं कि ये सब याद रखने की कोई खास ज़रूरत नहीं है, सब बकवास है गाइस। अगर आपको बहुत शौक है तो रट लीजिए, अदरवाइज़ इसकी कोई ज़रूरत नहीं है एक पैसे की भी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमने चावल पढ़ लिया, हमने गेहूँ पढ़ लिया, अब गन्ने की बात कर लेते हैं। तो गन्ना जो है आपका उपोष्ण कटिबंधीय, विशेषकर मानसूनी जलवायु के में, जो मानसूनी जलवायु में होता है, इतनी बात याद रखिए। तो हमें क्या है उसमें, मानसूनी जलवायु में होता है। दूसरा सेंटीमीटर यानी कि टेम्परेचर की बात, 21 से 27 सेंटीमीटर इसके लिए अच्छा टेम्परेचर माना जाता है। 75 से लेकर 150 वर्षा मानी गई है, ठीक है, इतनी वर्षा अच्छी है गन्ने के लिए। अब वही बात करते हैं, 5 देशों की बात कर लेते हैं, कौन कौन से वो 5 देश हैं जहाँ पे गन्ना, टॉप 5 कंट्रीज जहाँ पे गन्ने का उत्पादन होता है, ठीक है। तो इसमें याद रखिए ब्राज़ील फर्स्ट नंबर पे, ये देखिए आपको नोट्स बनाने पड़ेंगे, ऐसे याद होने वाला नहीं है, ठीक है। तो ब्राज़ील हो गया, भारत हो गया, थाईलैंड हो गया, चाइना हो गया एंड पाकिस्तान हो गया, ठीक है। मतलब आपको कैसे है, आप ऐसे करिएगा, लिखिएगा चावल, लिखिएगा चाइना, इंडिया, इंडोनेशिया, ठीक है। उसके बाद क्या था आपका, बांग्लादेश था एंड फिर था आपका वियतनाम। फिर वही आप लिखिएगा गेहूँ, तो गेहूँ में भी पहले नंबर पे चाइना था, फिर था इंडिया, थर्ड नंबर पे था आपका गाइस क्या था, रशिया, फोर्थ नंबर पे था USA एंड फिफ्थ नंबर पे था आपका फ्रांस, राइट। फिर आप लिखिएगा गन्ना, ठीक है। तो गन्ने में क्या हो गया, पहले नंबर पे है ब्राज़ील, ठीक है, सेकंड नंबर पे आपका इंडिया, ठीक है, थर्ड नंबर पे आपका थाईलैंड, फोर्थ नंबर पे है चाइना एंड फिफ्थ नंबर पे है पाकिस्तान, राइट। इस तरह से आप बना लीजिएगा, टॉप 5 कंट्रीज़ पता चल जाएगा, ठीक है। प्लस इसके साथ आपको क्या लिखना है, आप जैसे बनाएंगे चावल, तो चावल के लिए ऐसे लिखिएगा, देखिए यहाँ लिखिएगा चावल, यहाँ लिखिएगा टेम्परेचर, यहाँ लिखिएगा वर्षा, ठीक है। तो जैसे इसमें चावल का तो फिलहाल कोई टेम्परेचर लिखा, ठीक है। वहीं पे इसमें लिखा था गेहूँ, गेहूँ में इसने लिखा मान लीजिए 21 से 25
डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, मतलब 15 से 20 था, ठीक है, ये हो गया। और वर्षा इसने जितनी भी लिखी थी वो यहाँ लिख दीजिएगा। फिर आप गन्ना लिखिएगा, गन्ने में टेम्परेचर यहाँ लिखिएगा, वर्षा यहाँ लिखिएगा। इस तरह से आप एक टेबल बना लीजिए, वो ईजी रहेगा आपके लिए बात के लिए, ठीक है। चलिए 3 चीज़ें हो गई, हमने चावल पढ़ लिया, गेहूँ पढ़ लिया, गन्ना पढ़ लिया। अब हम बात करेंगे चुकंदर की। तो ये आपका शीतोष्ण कटिबंधीय पौधा है। हाँ, एक चीज़ और याद रखिएगा गाइस कि जब भी आप लिखें, जैसे आपने लिखा है चावल, तो चावल कौन सा, उष्ण कटिबंध, उपोष्ण कटिबंध जो भी है, गेहूँ उष्ण कटिबंध, उपोष्ण कटिबंध या जो भी है, गन्ना जो भी है मानसूनी जलवायु, ये सब आप साथ साथ लिखते जाइएगा। तो चुकंदर क्या है आपका, शीतोष्ण कटिबंधीय पौधा। 3-4 चीज़ें आपको याद रखनी होती है, मतलब 3-4 क्या 5 चीज़ें। एक, टॉप 5 कंट्रीज हो गई। दूसरा, कितना टेम्परेचर होना चाहिए, कितने सेंटीमीटर वर्षा होनी चाहिए, और कितना कौन सा कटिबंध है, किस कटिबंध का पौधा है। और इसने कहा 2000 FAO के वर्ष 2019 के आंकड़ों के अनुसार अगर हम बात करें तो 2 सबसे बड़े उत्पादक चुकंदर के कौन कौन से हैं, रशिया हो गया और सेकंड नंबर पे हो गया फ्रांस। और इसके बाद है आपका जर्मनी, USA, टर्की। रशिया, फ्रांस, जर्मनी, USA, टर्की, ठीक है। तो ये हो गई कहानी खत्म। हाँ, अब एक और चीज़ इसमें चुकंदर में जो इंपॉर्टेंट है, इसने कहा यूक्रेन में लगभग संपूर्ण चीनी जो है चुकंदर से तैयार होती है। तो ये पूरी लाइन ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यूक्रेन के हाल तो गैस आप देख रहे हैं, अब क्या होगा पता नहीं, लेकिन यूक्रेन में जो है इसने कहा मतलब पूरी की पूरी जो चीनी बनाई जाती है ना, हम किससे बनाते हैं, गन्ने से बनाते हैं, तो वो किससे बनाते हैं, चुकंदर से बनाते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो अब चौथे नंबर पे आ जाता है हमारा कपास। तो ये उपोष्ण और उष्ण कटिबंधीय पौधा है। फिर से मैं बता दूंगा इस क्या क्या आपको रटना है, मतलब क्या क्या आपको लिखना है नोट्स में कि कौन सा कटिबंध है, एक चीज़। दूसरे नंबर पे टेम्परेचर, तीसरे नंबर पे वर्षा, और फोर्थ नंबर पे आपको टॉप 5 देश, कंट्रीज, राइट। तो इतनी चीज़ों के तो नोट्स आप इजीली बनाइए, इतने में सब कुछ चलेगा, ठीक है। थोड़ा बहुत तो इधर उधर होगा ही, नो डाउट, जैसे इसमें ये लाइन आ गई वैसी। तो कपास उपोष्ण और उष्णकटिबंधीय पौधा है। उपोष्ण और उष्णकटिबंधीय देखिए दोनों आपको भारत में मिल जाएंगी। तो आप देखते होंगे ना, कपास जो है भारत में मिलता है। तो कपास की किस्में जो है रेशम की लंबाई, उसकी चमक और अन्य विशेषताओं के अनुसार, मतलब इसने कहा कि जो कपास की किस्में हैं, कपास की किस्म होती है। अब किस आधार पे किस्में बांटी गई है, मतलब तो कपास की लंबाई के आधार पर, कपास की चमक है, अन्य विशेषताएं भी है। देखिए अब लंबाई की हम बात करते हैं, तो एक हो गया छोटे रेशे वाले कपास होती है। कितनी लंबाई होती है उसकी, 22 मिलीमीटर होती है। तो गैस 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं, 10 मिलीमीटर होते हैं, राइट। तो 2 सेंटीमीटर में 20 मिलीमीटर होते हैं, तो 2 सेंटीमीटर 2.5 सेंटीमीटर मान लीजिए, ठीक है। इतनी बड़े रेशे वाली होती है। जो छोटी कपास हो गई आपकी 22 मिलीमीटर से कम, ओके, इससे कम होती है, ठीक है। अब ये कहाँ मिल रही है, देखिए भारत, दक्षिण पूर्वी एशिया में। ये दक्षिण पूर्वी एशिया वाला कौन सा एरिया होता है, जहाँ पे इंडोनेशिया, वियतनाम, ये सारी चीज़ें आती हैं, मतलब देश आते हैं, ठीक है। फिर चाइना आदि में अधिकांशतः इस किस्म की कपास मिलती है। तो गैस जब आप एशिया का मैप ड्रॉ करेंगे ना, ये तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा चाइना, यहाँ पे मिल जाएगा इंडिया, और ये हो गया आपका साउथ ईस्ट एशिया, मतलब दक्षिण पूर्वी एशिया। तो आपको यहाँ पे ये वाली कपास मिल जाएगी, ठीक है। मतलब कौन सी, 22 मिलीमीटर से कम वाली, ठीक है। अब इसने कहा जो है मध्यम रेशा, ये तो हो गए छोटे रेशे, कितनी, 22 मिलीमीटर से कम। अब मध्यम रेशे में 22 से 40 मिलीमीटर तक की कपास की लंबाई वाले कपास आएगी, ठीक है। अब विश्व में अधिकांशतः ये जो कपास है वो ज़्यादातर कपास यही वाली उगाई जाती है, जिसकी लंबाई कितनी है, 22 से लेकर 40 मिलीमीटर तक है, ठीक है। तो कैसे यहाँ लिखा है FAO के वर्ष 2018 के आंकड़ों के अनुसार जो है आपका टॉप 5 कंट्रीज बताई है इसने, ठीक है। तो जहाँ पे ये कपास होती है, तो इसने लिखा है फर्स्ट नंबर पे है चाइना, सेकंड नंबर पे भारत, थर्ड नंबर पे USA, फोर्थ नंबर पे ब्राज़ील एंड फिफ्थ नंबर पे है पाकिस्तान। तो दोस्तों फिर से वही बात है, ये आपको ऐसे तो याद नहीं होगा, नोट्स बनाइए, रटिए, यही एक तरीका है, ठीक है। अब इसने कहा वर्ष 2019 के आंकड़ों के अनुसार जो कपास है, कपास के शीर्ष उत्पादक देश, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे लिखा है, तो यहाँ पे लिखा है कि FAO वर्ष 2018 के आंकड़ों के अनुसार कपास उत्पादक देश, ठीक है। अब यहाँ लिखा है वर्ष 2019 के आंकड़ों के अनुसार शीर्ष उत्पादक देश, तो चाइना, सेकंड नंबर पे भारत, थर्ड नंबर पे USA, फोर्थ नंबर पे ब्राज़ील, फिफ्थ नंबर पे पाकिस्तान। तो गाइस क्रम तो वही है, 2018 का भी वही क्रम है, 2019 का भी वही क्रम है। अब यहाँ क्या लिखा है, अद्यतन स्थिति 2019-20 के अनुसार जो है कपास का प्रति हेक्टेयर उत्पादन, मतलब 1 हेक्टेयर में उत्पादन सबसे ज़्यादा कहाँ पे हो रहा है, तो वो हो गया आपका फर्स्ट नंबर पे है ऑस्ट्रेलिया, सेकंड नंबर पे ब्राज़ील, चीन, मैक्सिको, ठीक है।
तो मतलब इसने कहा कि अगर ये 1 हेक्टेयर है तो 1 हेक्टेयर में सबसे ज़्यादा उत्पादन कौन सा देश कर रहा है, तो ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, चीन, मैक्सिको। ठीक है गाइज, रटिए रटिए रटिए, मतलब फ़िलहाल तो रटिए। या गाइज ये है कि आप एक टेबल बनाइए और उसको चिपका लीजिए कहीं पे दीवार में, ठीक है, और पढ़ते रहिए। चलिए तो आगे बढ़ जाते हैं दोस्तों हम यहाँ पे। तो नेक्स्ट इसमें लिखा है FAO के वर्ष 2019 के आंकड़ों के अनुसार विश्व में जो है अरंड तेल बीज यानी कि कैस्टर ऑयल सुना होगा आपने, कैस्टर ऑयल सीड्स का सबसे बड़ा उत्पादक या निर्यातक देश कौन सा है, भारत है, जो 1196,000 टन अरंड तेल बीज का उत्पादन करता है। कितना करता है मत याद करिए, बस इसने कहा कि जो कैस्टर ऑयल सीड्स है ना उसका सबसे बड़ा उत्पादक यानी उत्पादन भी सबसे ज़्यादा भारत कर रहा है और निर्यात यानी एक्सपोर्ट भी भारत ही कर रहा है। ठीक है, तो भारत के बाद दूसरा स्थान अगर हम बात करें मोज़ैम्बिक का है। तो मोज़ैम्बिक कहाँ है गाइस, तो देखिए मतलब कैस्टर ऑयल सीट की बात कर रहा है तो फर्स्ट नंबर पे इसने कहा है इंडिया, सेकंड नंबर पे बोला मोज़ैम्बिक। जब आप ऐसे करके अफ्रीका महाद्वीप बनाते हैं तो उसके इधर एक बड़ा सा द्वीप देखेंगे, वो है आपका मोज़ैम्बिक। कहाँ पे है, अरब सागर में। ठीक है, तो फर्स्ट नंबर पे है आपका इंडिया, सेकंड नंबर पे है मोज़ैम्बिक, थर्ड नंबर पे है चाइना। ठीक है, 3 याद कर लीजिए, इंडिया से जाइए, मोज़ैम्बिक से जाइए, चाइना। चलिए अब इसने कहा कि FAO के वर्ष 2019 के आंकड़ों के अनुसार विश्व में केले के 5 सबसे बड़ा उत्पादक देश। तो गाइज वही है, टेबल बना के रखिएगा। केला सबसे ज़्यादा कहाँ हो रहा है, भारत में हो रहा है। भारत से ऊपर जाइए, फिर भारत से नीचे जाइए, ठीक है, यानी कि भारत से चाइना जाइए, चाइना से इंडोनेशिया चले जाइए, पड़ोस में नीचे। ठीक है, उसके बाद है आपके पास ब्राज़ील और ब्राज़ील के बाद है इक्वाडोर। इक्वाडोर आपको कौन से महाद्वीप में मिलेगा, साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में मिल जाएगा। ठीक है, ब्राज़ील भी आपको साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में मिल जाएगा, मतलब 3 आपको किस में मिल जाएंगे, एशिया में मिल जाएंगे, 2 आपको साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में मिल जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर इसमें लिखा है FAO के, अब हम बात करेंगे नारियल की। तो नारियल के उत्पादक देश कौन कौन से हैं, फर्स्ट नंबर पर नारियल मिलेगा आपको इंडोनेशिया में, फिर वहीं पड़ोस में फिलीपींस है, वहीं भारत आपको एशिया में मिल जाएगा, श्रीलंका है, ब्राज़ील है। चलिए ऐसे समझे, जैसे कि आपने ये बनाया है नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, फिर यहाँ पे है आपका यूरोप, ये है अफ्रीका आपका। ठीक है, उसके बाद ये हो गया आपका इंडिया वाला, मतलब एशिया वाला, और यहाँ पे देखिए तो फर्स्ट नंबर पे आपका कौन सी जगह आएगी, यहाँ पे है आपका इंडोनेशिया, राइट, और सेकंड नंबर पे यहीं पे फिलीपींस है, थर्ड नंबर पे यहाँ पे भारत है, फोर्थ नंबर पे गाइस आपको मिलेगा यहीं भारत के नीचे श्रीलंका। तो 4 तो यहीं मिल गया आपको, क्या है, इंडोनेशिया, फिलीपींस, भारत और श्रीलंका। और फिफ्थ नंबर पे जो है वो है आपको यहाँ पे मिल जाएगा ब्राज़ील। ठीक है, अब आ जाते हैं तंबाकू की बात करते हैं। तो तंबाकू जो है उसके लिए कैसा टेम्परेचर होना चाहिए, हाई टेम्परेचर, उच्च तापमान होना चाहिए। कितना है, इसमें लिखा है 21 से लेकर 27 डिग्री सेल्सियस तक हो, और वर्षा इसके लिए कितनी होनी चाहिए, 100 से लेकर 120 सेंटीमीटर तक वर्षा होनी चाहिए। ठीक है, अब तंबाकू सबसे ज़्यादा कहाँ पे उत्पादन हो रहा है तंबाकू का, तो वो हो रहा है चाइना में। ठीक है, तो टॉप 5 कंट्रीज़ की अगर बात करें तो फर्स्ट नंबर पर चाइना, सेकेंड नंबर पर भारत, थर्ड नंबर पर ब्राज़ील, जिम्बाब्वे आपको अफ्रीका महाद्वीप में मिल जाएगा, और USA है। ठीक है, तो हमने तंबाकू में क्या पढ़ा गाइस, फिर से देख लेते हैं एक बार। तंबाकू जो है हाई टेम्परेचर चाहिए, 21 से 27 डिग्री सेल्सियस लिखा है, वर्षा 100 से 120 लिखी है। सबसे ज़्यादा तंबाकू चाइना में हो रहा है, सेकंड नंबर पे हमारे प्यारे भारत में हो रहा है, फिर हो रहा है ब्राज़ील में, देन जिम्बाब्वे अफ्रीका महाद्वीप में, और USA में हो रहा है। तो इससे ज़्यादा और कुछ नहीं लिखा है इसमें। ठीक है, चलो आगे बढ़ जाते हैं। अब हम बात करेंगे रबड़ की। तो यहाँ हम बात करने जा रहे हैं रबड़ की। तो रबड़ कहाँ से मिलता है, पहले ये बात करें तो रबड़ जो है भूमध्य रेखीय सदाबहार वनों में पाए जाने वाले वृक्षों के लेटेक्स से प्राप्त होता है। ठीक है, कहाँ से मिलता है, देखो वृक्षों के लेटेक्स से मिलता है, और ये वृक्ष कहाँ मिलते हैं, भूमध्य रेखीय सदाबहार वन यानी कि विषुवत रेखा के आसपास मिल जाएंगे। तो जो है रबड़ जो है उष्णकटिबंधीय जो है पेड़ है। ठीक है, तो हमने कहा उष्णकटिबंध कहाँ मिलेगा आपको, भूमध्य रेखा यानी कि 0 डिग्री के आसपास मिल जाएगा। भूमध्य रेखीय सदाबहार वन उष्णकटिबंधीय पेड़। चलिए, क्या वृक्षों के लेटेक्स से मिलेगा, इतना रट गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसके लिए टेम्परेचर की बात करें तो गाइस 25 से लेकर 30 डिग्री सेल्सियस, वर्षा की बात करें तो 150 से 200, ठीक है, सेंटीमीटर। अब यहाँ बात करते हैं कि देखिए 2 टाइप की रबड़ होती है, एक होती है प्राकृतिक रबड़, एक होती है आपका कृत्रिम रबड़ जो कि हम बनाते हैं, मैन मेड होती है। ठीक है, तो प्राकृतिक रबड़ की अगर बात करें तो टॉप 5 कंट्रीज़ की बात कर लेते हैं। तो सबसे ज़्यादा रबड़ आपको मिलेगी थाईलैंड में। ठीक है, सेकंड नंबर पे आपको कहाँ मिलेगी, इंडोनेशिया। तो
थर्ड नंबर पे मिलेगी वियतनाम, फिर है भारत एंड देन चीन। तो गाइस ये सारे के सारे एशिया में मिलेंगे। जब आप एशिया महाद्वीप कुछ इस तरह से बनाएंगे तो देखिए, है ना। तो सबसे पहले इसने क्या कहा था, इंडोनेशिया बोला था, नहीं सबसे पहले इसने बोला था यहीं पे आपको मिलेगा थाईलैंड, ठीक है। फिर यहाँ इसने बोला था इंडोनेशिया, फिर इसने बोला यहीं पे है वियतनाम, फिर इसने बोला यहीं पे है इंडिया, और यहाँ बोला इसने चाइना। तो आपको सब सारे के सारे एशिया में मिल जाएंगे, ठीक है। थाईलैंड से स्टार्ट करिएगा, थाईलैंड से इंडोनेशिया चले जाएगा, इंडोनेशिया से आप चले जाएगा वियतनाम, वियतनाम से थोड़ा सा आगे भारत चले जाएगा, भारत से फिर आप चले जाएगा चाइना। वाह, याद हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते, कहवा की बात करते हैं अब। कहवा, तो कहवा जो है उष्ण और उपोष्ण कटिबंध में उगने वाली झाड़ी नुमा पौधों से प्राप्त होता है, ठीक है। तो इसने कहा इसका जो मूल स्थान है वो है आपका अफ्रीका में एबिसीनिया पठार। ये कहाँ पे मिलेगा, इथियोपिया में। तो कहीं जब ऐसे करके आप अफ्रीका बनाते हो तो यहाँ कहीं आपको इथियोपिया मिलता है, ठीक है। तो इथियोपिया में ये इसका जो मूल स्थान यानी कि होता है जहाँ से इसकी उत्पत्ति फर्स्ट टाइम कह दे कि जहाँ मिला, सबसे पहली बार मिला, ठीक है, वो हो गया। तो कहवा की मुख्य प्रजातियों की बात करें तो देखिए, एक हो गया अरेबिका। तो विश्व में कहवा का 3/4 भाग इसी प्रजाति का है। तो देखिए कहवा की बात कर रहे हैं, प्रजाति की बात का अरेबिका, तो इसने कहा 3/4 भाग तो आपको पूरे विश्व में यही मिलेगा। फिर लैटिन अमेरिका में पैदा की जाती है, ये जो लैटिन अमेरिका में मिलेगा। फिर है एक होता है आपका रोबस्टा, ठीक है। तो रोबस्टा की जो खेती है अफ्रीका में बड़े पैमाने पर होती है। इथियोपिया, युगांडा जैसे देशों में इसकी खेती होती है। इथियोपिया कहाँ, अफ्रीका महाद्वीप में मिलेगा, युगांडा कहाँ, अफ्रीका महाद्वीप में मिलेगा। फिर हम बात करेंगे भारत में भी जो है रोबस्टा कॉफ़ी पैदा की जाती है, ठीक है। तो यानी कि अगर हम प्रजाति की बात करते हैं कहवा की, तो हमने देखिए मूल स्थान अफ्रीका का एबिसीनिया पठार। चलिए कहवा पे आते हैं वापस। तो इसने कहा ये क्या है, उष्ण उपोष्णकटिबंधीय, मूल स्थान एबिसीनिया पठार अफ्रीका। अगर इसकी प्रजाति की बात करें अरेबिका हो गई, दूसरी हो गई रोबस्टा। तो अरेबिका पूरे विश्व में 3/4 तो अरेबिका ही आपको मिलेगी, ठीक है। लैटिन अमेरिका में इसको उगाया जाता है। अब रोबस्टा की बात करें तो ये अफ्रीका में उगाई जाती है। अफ्रीका में भी इसने देश बताए हैं, इथियोपिया और युगांडा। भारत में भी जो है इसकी खेती मिल जाएगी आपको। अब इसने कहा कि टॉप 5 जो है कंट्रीज जो कि इसका उत्पादन करती है। तो फर्स्ट नंबर पे आप नाम लिखेंगे कहवा के लिए ब्राज़ील, सेकंड नंबर पे आप लिखेंगे वियतनाम, थर्ड नंबर पे है कोलंबिया, कोलंबिया आपको साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में मिल जाएगा, इंडोनेशिया आपको एशिया महाद्वीप में, और इथियोपिया आपको अफ्रीका महाद्वीप में मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद भी बहुत सारे नाम लिखे गए, चलो और भी पढ़ ले। तो होंडुरास एक लिखा है आपका, होंडुरास, ठीक है। होंडुरास आपका लैटिन अमेरिका में मिल जाएगा। और फिर आता है पेरू जो कि आपको साउथ अमेरिका में मिल जाएगा। 8 नंबर पे है भारत। एक्चुअली भारत के चक्कर में इनने इतने सारे नाम लिख दिए। चलिए देख लेते हैं। तो ब्राज़ील से जाइएगा वियतनाम, वियतनाम से जाइएगा कोलंबिया, कोलंबिया से जाएगा इंडोनेशिया, इंडोनेशिया से इथियोपिया पे आ जाएगा, फिर होंडुरास चले जाएगा, फिर पेरू चले जाएगा, फिर भारत आ जाइएगा। 8वें नंबर पे है भारत, ये याद रखिएगा। मतलब आप 3 याद रखिए ऊपर के, तो ब्राज़ील, वियतनाम, कोलंबिया, उसके बाद 8वें नंबर पे हमारा भारत आता है, ठीक है। अब बात करेंगे हम चाय की। तो गाइस चाय जो है उष्ण और उपोष्ण जलवायु का पौधा है, परंतु शीतोष्ण जलवायु के उच्चतर भागों में भी उगाया जाता है। मतलब इसने बोला कि उष्ण और उपोष्ण जलवायु में तो मिलेगा, लेकिन शीतोष्ण जलवायु में भी आपको ये मिल जाएगा, उच्चतर भागों में ऊंचाई पर, ठीक है। अब यहाँ पे इसने ये बात कही कि चाय के लिए जो है लंबी ग्रीष्म ऋतु होनी चाहिए, ठीक है, लंबी। दूसरा इसने कहा टेम्परेचर 20 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए चाय के लिए, ठीक है। और वर्षा कितनी होनी चाहिए, 130 से लेकर 150। तो उष्ण उपोष्ण जलवायु, ठीक है, शीतोष्ण जलवायु में मिल जाएगा लेकिन हाइट पे मिलेगा। दूसरा इसने कहा कि टेम्परेचर जो होना चाहिए 20 से 30 होना चाहिए, वर्षा जो होनी चाहिए वो 130 से 150 होनी चाहिए, ठीक है। अब इसने कहा कि सबसे ज़्यादा चाय कहाँ पे होती है गाइस, चाइना में होती है, उत्पादन सबसे ज़्यादा चाइना में। फिर होता है हमारे प्यारे भारत में। फिर केन्या, केन्या आपको मिल जाएगा अफ्रीका महाद्वीप में। फिर होता है श्रीलंका में। फिर है वियतनाम आपका एशिया में ही मिल जाएगा, एंड टर्की में, तुर्की, ठीक है। फिर आगे बढ़ जाते हैं। अब इसने कहा कि FAO के वर्ष 2019 के आंकड़ों के अनुसार मात्रा की दृष्टिकोण से जो है चार, मतलब अगर हम देखिए उत्पादन अलग चीज़ हो गई और क्वांटिटी यानी कि मात्रा की बात करें तो फर्स्ट नंबर पे है केन्या, सेकंड चाइना, थर्ड भारत, फोर्थ श्रीलंका, फिफ्थ वियतनाम हो गया, रट लीजिएगा। अब इसने कहा चाय की मूल्य देखिए एक हो गई यहाँ पे मात्रा,
मात्रा के लिए अलग 5 देश बता दिए। उसके मूल्यों की अगर बात करें तो जो शीर्ष टॉप मतलब देखिए शीर्ष 5 निर्यातक देश, अब ये निर्यातक देश मात्रा में अगर देखें तो निर्यातक देश और मूल्यों में देखें तो निर्यातक देश। चलिए फिर से आते हैं, छोटा सा कर लेते हैं इसे। तो हमने बात करी, एक तो बात करी उत्पादन, फिर हमने मात्रा में निर्यातक देश 5, मूल्य में 5 निर्यातक देश। तो उत्पादन में फर्स्ट नंबर पे चाइना, सेकंड नंबर पे भारत, केन्या, श्रीलंका, वियतनाम एंड टर्की। मात्रा में निर्यातक देश केन्या, चाइना, भारत, श्रीलंका एंड वियतनाम। फिर मूल्य की बात करें तो चाइना, केन्या, भारत, श्रीलंका, यूएई। ऑलमोस्ट देश वही हैं, क्रम बदल रहे हैं बस, ठीक है। चलिए, तो चाय का प्रयोग सर्वप्रथम कहाँ पे? सर्वप्रथम चीन में एक चिकित्सीय पेय के रूप में हुआ। तो ये लाइन भी हो गई थोड़ी सी इम्पॉर्टेंट। चाय में थीनाइन, कैफीन, पॉलीफेनाइल फेनॉल्स, टैनिन, थियोब्रोमाइन, थियोफाइलिन आदि तत्व पाए जाते हैं। तो चाय में क्या क्या पाया जाता है? थिनाइन, कैफीन, कैफीन भी पाई जाती है गाइस, फिर है पॉलीफेनाइल फेनॉल्स, फिर है टैनिन और थियोब्रोमाइड और थियोफाइलिन। तो ये याद करिएगा कि चाय में क्या क्या मिलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसने कहा कि गेहूँ, चावल के बाद मक्का तीसरा मुख्य खाद्यान्न है, ठीक है। मक्का थर्ड नंबर पे मक्का आता है, गेहूँ चावल के बाद खाद्यान्न की अगर हम बात करते हैं तो। चलो तो देखिए ये क्या है, आपका जो मक्का है वो है आपका अमेरिकी पौधा, ठीक है। समुन्नत पश्चिमी संसार से विशेषकर संयुक्त राज्य अमेरिका से पशुओं के चारे के रूप में और लैटिन अमेरिका में खाद्यान्न के रूप में उपयोग। मतलब इसने कहा कि अगर हम बात करें यूएसए में इसको पशुओं के चारे के रूप में यूज़ करते हैं और जो लैटिन अमेरिका में खाद्यान्न के रूप में यूज़ करते हैं हम मक्के को, ठीक है। चलिए फिर इसने कहा है FAO द्वारा जारी वर्ष 2019 के आंकड़ों के अनुसार 5 अग्रणी मक्का उत्पादक देश, मतलब 5 देश जो इसका उत्पादन सबसे ज़्यादा करते हैं। फर्स्ट नंबर पे यूएसए, सेकंड नंबर पे चाइना, थर्ड नंबर पे ब्राज़ील, फोर्थ नंबर पे अर्जेंटीना, साउथ अमेरिका में मिल जाएगा आपको, ब्राज़ील भी आपको साउथ अमेरिका में मिल जाएगा, और उसके बाद है यूक्रेन, यूरोप में मिल जाएगा, ठीक है। तो देखिए यूएसए, चाइना, ब्राज़ील, अर्जेंटीना, यूक्रेन, फिर इंडोनेशिया एशिया में मिल जाएगा, एंड 7वें नंबर पे आता है हमारा भारत। बात हम कर रहे हैं मक्के की, ठीक है। तो गाइस फिलहाल क्या करते हैं कि इस वीडियो को यहीं पे एंड कर देते हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ा चैप्टर है। तो हम क्या है बाकी का जो है दूसरे वीडियो में लाएंगे, क्योंकि वीडियो बड़ी हो जाएगी, ठीक है। तो आई होप जितना मैंने अभी बताया उसे मे भी आपको थोड़ा सा आसान लगा हो। जैसे मैंने नोट्स बताए वैसे ज़रूर बनाइएगा, थोड़ा आसान लगेगा, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को कर दीजिएगा लाइक, एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, ठीक है। चलिए यहाँ पे वीडियो को करते हैं एंड।